Hello, dear student. Good morning, good noon, good evening, whatever you are connected feeling with this. मैं रामजी सर। आज हम लोग एक नए चैप्टर सॉल्यूशन के साथ हाजिर हुए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सीरीज में सॉल्यूशन का पहला जो है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर कि केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप दैट कि आप कॉपी और पेन के साथ रेडी रहेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू रिवाइज द चैप्टर सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले आप सॉल्यूशन चैप्टर को एक बार जहाँ से भी कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में आप पढ़े हैं, उस चैप्टर्स को एक बार जो नोट्स जो बनाए हैं उसको, सॉल्यूशन को आप एक बार रिवाइज करें और इसके बाद हमारे इस वीडियो के साथ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को पढ़ें केयरफुली और फिर आंसर को हिट करें, ट्रिक करें। एंड आई विश टू गुड सक्सेस इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस गुड थॉट्स के साथ आइए शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन से फर्स्ट मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा, टाइप फर्स्ट, जिसमें ओनली वन ऑप्शन इट विल बी करेक्ट, सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट इट। एंड आज का क्वेश्चन नंबर 1 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर है सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल in relating concentration of the solution with its vapor pressure। वेपर प्रेशर को रिलेट करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इट विल बी मोर यूजफुल। ऑप्शन इज देयर, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी। सो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या पर्पज है, इसको समझते हैं पहले। तो वेपर प्रेशर की बात कर रहा है और वेपर प्रेशर उन्हीं सॉल्यूशन का होगा जिसके अंदर सॉल्यूट क्या होगा, वोलेटाइल होगा। और यदि सॉल्यूट वोलेटाइल है सो इट विल क्रिएट द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, और इन दैट केस सॉल्यूट इट विल बी इन अ वेपर स्टेट, इन गैसियस स्टेट, एंड फॉर दैट इट वन इज जस्ट मोल फ्रैक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में बहुत ही कम सॉल्यूट का अमाउंट होता है, मास परसेंटेज में और मोलैलिटी में, इन सब चीज़ों में जो है मास का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। मास का इन्वॉल्वमेंट, मोलर मास जब पता करना होता है, या हम कहें कि मास शुड बी गिवन, यदि मास दिया है तब नंबर ऑफ मोल फाइंड कर पाएंगे। तो इस केस में मोल फ्रैक्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। चाहे मास हो और चाहे मास न हो, हमको एक रेशियो पता करना है इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल। सो फॉर दिस द क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑन डिजॉल्विंग द शुगर इन द वाटर एट द रूम टेम्परेचर solution feels cool to touch। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिजोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। बहुत सुंदर सवाल है, सॉल्युबिलिटी के बेस पे है। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी को नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर स्पेशली जो है कंट्रोल करते हैं। यदि प्रेशर सिर्फ उन्हीं के लिए जो गैसियस सॉल्यूट होगा, अदरवाइज नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द पर्टिकुलर solution or the solvent। So on dissolving the sugar in water at room temperature solution feels to cool to touch। यानी ये जो सॉल्यूशन बनाने के बाद जब उसको हम लोग टच कर रहे हैं तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, वो ये आभास हो रहा है हमको कि वो ठंडा हो गया। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है सॉल्यूशन की, जो सॉल्वेशन रिएक्शन है वो कैसा है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
जिसके अंदर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो सराउंडिंग जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कम हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो इस एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल कंडीशन, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर और पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर पकड़ेंगे, यहाँ पे कूल दिया हुआ है, कूल का इन द सेंस कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो हियर इट शुड बी हॉट वाटर, यानी ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन होगा। नाउ द कंडीशन इज द शुगर क्रिस्टल, यानी जो शुगर इट शुड बी इन द क्रिस्टल फॉर्म या शुगर इट शुड बी इन पाउडर फॉर्म। तो याद रखेंगे क्रिस्टल के अंदर जो है लैटिस बना होता है, लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको तोड़ने के लिए, और पाउडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हम लोग उस क्रिस्टल को ब्रेक करके लैटिस को तोड़ करके पाउडर्ड फॉर्म में लेके चले आते हैं। पाउडर फॉर्म लेके आने से जो है उसकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो है मोस्ट सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट जो आंसर बनेगा दैट इज़ व्हाट, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आप ध्यान रखें। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। At the equilibrium rate of dissolution of solid solute in volatile liquid solvent, तो it will be equal to the rate of crystallization। इक्विलिब्रियम पे कोई भी प्रोसेस जो है सेम हो जाती है, तो क्रिस्टलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन बोथ आर द प्रोसेस अपोजिट प्रोसेस अकरिंग इनटू द सॉल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के अंदर जो है क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन दे विल बिकम इक्वल टू ईच अदर एट द इक्विलिब्रियम। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दिस विल बी थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ, अ बीकर कंटेन्स द सोल्यूशन ऑफ द सबस्टांस ए। Precipitation of substance A takes place when a small amount of A is added to the solution. Then the solution is saturated solution, supersaturated solution, unsaturated solution और the concentrated solution। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेसिपिटेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो क्या है कि कंडीशन इट शुड बी सोल्यूशन, इट शुड बी द सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। यदि सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है इट मीन्स व्हाट कि उसमें हम फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड इवन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो उस केस में यदि हम थोड़ा सा भी सॉल्यूट यदि ऐड कर देते हैं तो ये जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेता है, और इस तरीके से इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका फोर्थ का सेकेंड वन। इसमें देखें तो सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सच टाइप ऑफ द सोल्यूशन इन विच द फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसमें कुछ हम फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर पाएँ तो सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज व्हाट इन विच वी कांट बी ऐड, हम उसको और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो दैट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसी भी टेम्परेचर पे आप उसको जो है कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यदि ऐड कर पाएँ तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड। तो वंस अगेन सॉल्बिलिटी से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, देखिए अभी हमने कहा कि सॉलिड सॉल्यूट के लिए प्रेशर का फैक्टर अप्लाई नहीं होता है। इन केस ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट प्रेशर डज नॉट अफेक्टिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्बिलिटी ऑफ द सॉल्यूट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, टेम्परेचर है एंड प्रेशर है, हैं तो ये चारों। लेकिन जब सॉलिड सॉल्यूट होगा तो उसमें प्रेशर का इफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि प्रेशर को घटाने बढ़ाने से सॉलिड सॉल्यूट के पर्टिकुलर स्टेट पे कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करेगा टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर विल नॉट बी अफेक्ट। प्रेशर कहाँ पे अफेक्ट करेगा, तो इन केस ऑफ द गैसियस सॉल्यूट जहाँ पर कि हेनरी लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड द टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। यहाँ पे हेनरी लॉ लग रहा है,
कि गैसियस जो है सॉल्यूट जो होता है उसकी जो सॉल्बिलिटी होती है प्रेशर के बढ़ाने पे बढ़ती है। सो सॉल्बिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। चूँकि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इट विल डिक्रीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सेकेंड, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू of the pupil living at the high altitude due to low atmospheric pressure। यहाँ पे ऑप्शन है लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोथ लो टेम्परेचर। टेम्परेचर का गैसियस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कंसंट्रेशन ब्लड ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट वी हैव सेवेंथ क्वेश्चन, कंसिडरिंग the formation, breaking and strength of the hydrogen bond, predict which of the following mixture will show the positive deviation from the Raoult's law। बहुत ही इस तरह के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो सबसे पहले तो हम समझें कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है। तो इन केस ऑफ द राउल्ट्स लॉ, जब जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, तो उस केस में जो सोल्यूशन बनेगा उसको आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। इन केस ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ देयर कंपोनेंट्स। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन ऑफ द राउल्ट्स सोल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। छोटी सी बात, तो वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है, बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। और वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि बॉन्डिंग जो हो जाएगी वो कमज़ोर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इस कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन इसलिए क्योंकि जो है बॉन्डिंग क्या होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। और ये कंडीशन हमको दिखाई दे रही है किसमें, फर्स्ट में, मेथनॉल एंड एसीटोन में। क्यों, मेथनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत तगड़ी लेवल की, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है लेकिन उतना कमज़ोर, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। लेकिन जब एसीटोन को हम मेथनॉल के अंदर मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेथनॉल की कमज़ोर हो जाती है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द एसीटोन विथ मेथनॉल। और इस तरीके से मिक्सचर के अंदर मिक्सचर के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी मेथनॉल और एसीटोन के अंदर जो बॉन्डिंग बनेगी वो कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आसानी से एक कंपोनेंट वोलाटाइल हो जाएंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सोल्यूशन का रिजल्टेंट वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इट विल शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आई होप दैट you people are enjoying this video for solving the NCERT exemplar। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, इट विल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इनटू द सॉल्यूशन। So colligative property entirely depends upon the number of the solute particles in the solution। So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकेंड। इसके आगे कोई बात ही नहीं है, बस नंबर को आप याद रख ले, नंबर इज जस्ट रिलेटिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा सवाल। इस तरीके के क्वेश्चन जो है सेवरल टाइम्स दैट हैज़ बीन आस्क्ड इनटू द बोर्ड एज वेल एज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसको ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द सेंस कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, हाईएस्ट एलिवेशन जो है, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अभी पिछले वाले सवाल में किया था हम लोगों ने। तो देखते हैं कि 1 मोलर NaOH डिसोसिएट होकर के 2 आयन देगा, इट विल गिव्स द 2 आयंस। 1 मोलर Na2SO4 3 आयंस देगा। 1 मोलर NH4 ये है 2 आयन देगा और ये जो है 2 आयन देगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम सल्फेट।
2 सोडियम और 1 सल्फेट टोटल 3 आयनों का निर्माण करेगा इनटू द सॉल्यूशन, और जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज, तो के जी पर मोल। एक साथ याद रखेंगे, एक मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम, के जी, कभी खुशी कभी गम, तो के जी पर मोल, के जी पर मोल, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, in comparison to 0.01 molar solution of glucose, depression in freezing point of 0.01 molar magnesium chloride solution is, दोनों का कंसंट्रेशन देखिए सेम है, लेकिन ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज नहीं होगा, विल नॉट बी प्रोड्यूस द आयन, जबकि MgCl2 इट विल प्रोड्यूस द आयन, इट विल डिसोसिएट एंड इट विल प्रोड्यूस द 3 आयंस, एक मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, 3 आयंस। सो मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा आयन प्रोड्यूस किए जाए संख्या ज़्यादा है, यानी कि नंबर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगी। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है कि इन कंपेरिजन टू ग्लूकोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अप्रॉक्सली अबाउट 3 टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो है 11th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनेगा थर्ड। जितने गुना आयन बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही टाइम बढ़ जाएगा, और एलिवेशन पॉइंट उतना ही टाइम, बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 12, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन द कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर द पिकल्स श्रेबल्स बिकॉज। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यदि आम है, कच्चे आम हैं, उनको जो यदि हम लोग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन साल्ट सोल्यूशन में अचार बनाते समय रख जाते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, श्रिवल कर जाते हैं, बिकॉज इट लूजेज द वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस और इट लूजेज द वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होती है यहाँ पे, रिवर्स ऑस्मोसिस तब होगी जब एक्स्ट्रा लार्ज प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे एज कंपेयर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे इट विल लॉस द वाटर, लूजेज द वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, एट ए हाई गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सबस्टांसेस इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला है C इज इक्वल टू pi is equal to CRT. So C is what? Molar concentration, R is what? Universal gas constant and T is the temperature. तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? 2 different solution of sucrose of same molarity prepared in different solvent will have the same depression in freezing point। नहीं, false है। 2 different depression क्या कह रहा है, 2 different solution of sucrose of same molarity prepared in different solvent will have the same depression इन फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, बात गलत है। क्यों? क्योंकि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के इबिलियोस्कोपिक या फिर जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यदि सॉल्वेंट अलग अलग है तो उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, दैट विल बी अलग अलग। So 2 different solution of sucrose of same molarity prepared in the different solvent। तो different solvent के अंदर यदि प्रिपेयर किया गया है तो उसका कभी भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। इस बात को रखेंगे और आगे सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही मिलेंगे। देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इज इक्वल टू CRT। यस, वेयर C इज द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, एकदम बात सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड सुक्रोज इन दिस ऑर्डर। तो बेरियम क्लोराइड, एकदम बात सही है। बेरियम क्लोराइड के अंदर आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोड्यूस्ड आयनों की संख्या आफ्टर द आयनाइजेशन 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक है और सुक्रोज का आयनाइजेशन ही नहीं होगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है।
According to the Raoult's law, vapor pressure exerted by the volatile component of solution directly proportional to its mole fraction. बात एकदम सही है. So now we have the next question 15. The value of want-off factor for KCl, NaCl and K2 SO4 पोटेशियम सल्फेट रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ से आयनाइजेशन के बाद 2 आयन मिलेंगे और यहाँ से 2 आयन मिलेंगे और यहाँ से 3 आयन. तो 2 2 3. want-off फैक्टर क्या होता है बाबू? want-off फैक्टर वो after the ionization how many ions are producing by the electrolyte, that is called as the want-off factor. यानी number of particle after the dissociation upon number of particle before the dissociation, that is want-off factor I से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे डिसोसिएशन के बाद 2 पार्टिकल और यहाँ पे 2 पार्टिकल, यहाँ पे 3 पार्टिकल यानी 3 आयन मिलेंगे. तो इस तरीके से इसके want-off factor 2 2 और 3 हो जाएंगे. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इस तरह इसका 15 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम. यस, बिकॉज बोथ आर द सेम प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, यूनिट सेम होगा. फॉल्स ढूंढना. इन रिवर्स ऑस्मोसिस solvent molecules moves through the semi permeable membrane from region of lower concentration of solute टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन. तो देखें रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर मूव कौन करता है? सॉल्वेंट मूव करता है. बात सही है, लेकिन वहाँ से मूव करता है जिधर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो. और सोल्यूशन के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा. इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है. इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आप स्टेटमेंट बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, तब जा करके आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार करेक्ट ऑप्शन मिल पाएगा. ओके, तो यहाँ पे इसका जो है 16 का सेकेंड ऑप्शन बनेगा करेक्ट ऑप्शन. वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, जो कि करेक्ट ऑप्शन है. डिक्रीज विथ इंक्रीज नहीं. रिमेन्स कांस्टेंट नहीं. फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज नहीं. तो इसको रखेंगे वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट यानी गैसों की जो है सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन के अंदर बढ़ती जाएगी. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज करने से हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी कांस्टेंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इस बात को ध्यान रखेंगे. देन वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज ग्रेटर विद द हायर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी. तो इसका कॉन्सेप्ट है कि द आंसर इट विल बी ऑफ द करेक्ट दैट सेकेंड, ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी. दिस विल बी द करेक्ट. कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस नहीं, नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी. तो हेनरी कांस्टेंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉल्युबिलिटी के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. कंसीडर द फिगर 2.1 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ये 2 फिगर दिए हैं. एक इसमें जो है कि फिगर में 2.1 फिगर में 2 पार्टीशन है. एक में पिस्टन A लगा है, पिस्टन B लगा है, फ्रेश वाटर है, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इनमें. सो कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना है. फ्रेश वाटर जो है तो फ्रेश वाटर पे जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल A से B के तरफ मूव करेगा. कह रहा है कि कंसीडर एंड 2.1 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. वाटर विल मूव फ्रॉम साइड A टू साइड B इफ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन B. नहीं, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड B टू साइड A इफ प्रेशर ग्रेटर देन, यानी दिस इज द रिवर्स ऑस्मोसिस. ये घटना आपको रिवर्स ऑस्मोसिस की बताई गई है कि यहाँ से जो है B से जो है यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हम प्रेशर लगाएं तो जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल ये जो है सोल्यूशन B साइड से A साइड की तरफ मूव करेगा. और यही जो कॉन्सेप्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या ब्राइन या हम कहें कि मैराइन वाटर को जो प्यूरिफाई किया जाता है उसमें यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है. मैराइन वाटर या ओशियन वाटर या ब्राइन सोल्यूशन जिसके अंदर जो है कि वाटर जो है इससे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ भागेगा बाय अप्लाइंग द ग्रेटर प्रेशर. Question number 20, we have the 3 aqueous solution of NaCl labeled as A, B, C with the concentration 0.1 molar, 0.01 molar, respectively.
The value of Van-Hoff factor for these solution. तो value of Van-Hoff factor does not depend upon the concentration. Absolutely, it depends on the number of particles, ionized particle into the solution. So here three solution of NaCl. So it is the strong one, strong electrolyte NaCl है, तो completely 100% डिसोसिएट होगा और solution के अंदर जो है 2 आयंस मिलेंगे. तो इनके लिए Van-Hoff फैक्टर तीनों ही कंडीशंस में बराबर होंगी. Van-Hoff फैक्टर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है माय डियर स्टूडेंट, तो इस बात को याद रखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. On the basis of the information given below, mark the correct option. In bromoethane and chloroethane mixture, intermolecular interaction A and B type are nearly same as AB type of interaction. कह रहा कि ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन है, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है ए और ब्रोमोइथेन और इसके बीच में वो बराबर है. सोल्यूशन बनाएंगे तब भी सेम है. इन इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्ग देन ए बी टाइप ऑफ. यानी इन ऑप्शन को सेकेंड स्टेटमेंट है इन क्लोरोफॉर्म एंड एस्टोन मिक्सचर ए एंड बी मिक्सचर स्टोन मिक्सचर ए एंड बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर वीकर देन ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन. तो इससे पूछ रहा है कि सोल्यूशन बी एंड सी विल फॉलो द राउल्स लॉ. कभी नहीं. राउल्स लॉ तभी फॉलो हो पाएगा जबकि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सोल्यूशन और इनके प्योर स्टेट में दोनों के बीच में नियरली सेम हो. तो राउल्स लॉ विल सोल्यूशन बी एंड सी विल नॉट बी फॉलो द राउल्स लॉ. हमेशा ये जो है दे विल सोज द डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. इस बात का ध्यान रखेंगे. सोल्यूशन ए विल फॉलो द राउल्स लॉ. यस, सोल्यूशन ए इट विल फॉलो द राउल्स लॉ. क्यों? क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो कराने के लिए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है अपने प्योर फॉर्म में सेम लेवल का इंटरेक्शन होना चाहिए इन द सोल्यूशन फॉर्म. तो इस क्वेश्चन का 21 का जो है करेक्ट ऑप्शन इट विल बी थर्ड और फोर्थ. देखिए सोल्यूशन बी विल शो द नेगेटिव डेविएशन, नहीं इट विल शो द पॉजिटिव डेविएशन. सोल्यूशन सी विल शो द पॉजिटिव डेविएशन, नहीं इट विल शो द नेगेटिव डेविएशन. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनता है क्या? सेकेंड. आइए अगले पे चलते हैं. 2 beakers of the capacity 500 ml were taken. One of these beakers labeled as A was filled with this much water, whereas the beaker B was filled with this much water of 2 molar solution. At the same temperature, both beakers are placed in the closed container of the same material and same capacity, so in 2.2 figure. At the given temperature, which of the following statement is correct about the vapor pressure of pure water and the NaCl? तो वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर ए हमेशा जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा देन द कंटेनर बी. क्यों? क्योंकि कंटेनर बी के अंदर सोल्यूशन है और सोल्यूशन बनाने के बाद वेपर प्रेशर हमेशा क्या हो जाता है? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होने लगता है और इंटरेक्शन होने की वजह से रेट ऑफ वेपराइजेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो याद रखेंगे आप क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. तो इस तरीके से 22 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इट विल बी करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इफ 2 liquids A and B form the minimum boiling azeotrope at the some specific composition. तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप करने का मतलब क्या है कि उसका जो है बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है और बॉइलिंग टेम्परेचर कम होने का मतलब कि वेपर प्रेशर उसका क्या हो गया? बढ़ गया है. और वेपर प्रेशर बढ़ने का तात्पर्य ये है कि इंटरेक्शन उसमें क्या हो गया है? कम हो गया है. तो इस तरीके से ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ बिटवीन ए और बी स्पेसिफिक सम देन मिनिमम बॉइलिंग एजेड. तो ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर, ए बी स्ट्रॉन्गर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए और बी. तो स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. यस, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस because more of the boiling liquid A and B escape solution. Vapor pressure of solution decreases because number of molecule only of the liquid escape from the solution.
ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी। इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ में देखते हैं। तो इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ऑफ द, तो देन इसके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या हो गया कि उसका जो टेम्परेचर है जो है कम हो गया। टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि कम ही टेम्परेचर पे वो बॉयल होने लगा। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर उसका बढ़ गया। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है कि ए बी इंटरेक्शन, इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, इसमें फोर्थ होगा। इसको करेक्ट कर लेंगे आप। फोर्थ करेक्ट ऑप्शन इट विल बी ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज ऑफ बिटवीन ए एंड बी वी। फिर 4 लीटर ऑफ द 2 पॉइंट सोल्यूशन ऑफ NaCl वॉज डाइल्यूटेड बाई एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो इसको M1V1 इक्वल टू M2V2 से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट आंसर विल बी 40.01। इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 25th सॉरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो mark the correct option. On adding the acetone to methanol, some of the hydrogen bond between methanol and molecules break. कुछ बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसकी वजह से क्या, एट द स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। या इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथनॉल एसीटोन मिक्सचर फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है KH Henry constant for this argon, carbon dioxide, formaldehyde and methane, this much is given। तो इस हेनरी कांस्टेंट के बेस पे पूछ रहा है सॉल्बिलिटी। तो अभी इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने किया था कि जिसकी हेनरी कांस्टेंट कम होगा, वैल्यू कम होगी, उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। तो 1.83 इंटू 10⁻⁵ ये किसका है, फॉर्मल्डिहाइड का है। तो इसकी सॉल्बिलिटी फॉर्मल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा होगी। तो कब ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में देखें। दूसरा है कि आर्गन का जो है 40 पॉइंट समथिंग दिया है। तो आर्गन यानी ये भी थर्ड एंड फोर्थ में मिलता जुलता है। तो इसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट के वैल्यू को कंपेयर करा करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड का 1.67 और मीथेन का फाइनली दिया है 0 पॉइंट। तो इसमें जो है मीथेन इससे पहले आ जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका जो है थर्ड, 26 का थर्ड। तो याद रखेंगे जिसकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उस पर्टिकुलर मटेरियल की सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आज के लिए इतना ही। इस पूरे MCQ सवाल को आप वीडियो पॉज कर करके, यदि नहीं तो रिमाइंड करके वीडियो एक बार रिमाइंड कीजिए, उसको देखिए, क्वेश्चन आंसर को करिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। गुड लक।